हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने वाले हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज खासकर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इसके हर पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कल खबर आती है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी किसी भी वजह से रिजाइन कर देते हैं, तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने? क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, या फिर इलेक्शन में कितना टाइम लगेगा? हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, संविधान क्या कहता है। फिर उनका इलेक्शन कैसे होता है ये समझेंगे। और हाँ, एक एक्चुअल यूपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये देखने के लिए कि हमारी तैयारी कैसी है। फिर हम उस वैकेंसी वाली सिचुएशन को देखेंगे और आखिर में इस रोल की इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी प्रोसीजर को समझने से पहले ना उसकी नींव यानी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को समझना जरूरी होता है। आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या लिखा है। अब ये जो टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए समझ लीजिए एक गोल्ड माइन है। यहां से सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं। आर्टिकल 63 से 71 वाइस प्रेसिडेंट से डील करते हैं। ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का सीधा मतलब है कि जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। टेन्योर 5 साल का होता है और हाँ, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, उनका इलेक्शन। देखिए, यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है। यहां पर छोटी छोटी बातों में ही फंसा देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का फर्क यही प्रीलिम्स का ट्रैप क्वेश्चन बनता है। देखिए, वीपी के इलेक्शन में पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स वोट करते हैं, जबकि प्रेसिडेंट में आपको पता है सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं। और दूसरा बड़ा फर्क, वीपी के इलेक्शन में स्टेट्स का यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल साफ साफ याद रखना है इसको। तो प्रोसेस क्या है, मोटा मोटा समझे तो सिंपल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई इलेक्शन कंडक्ट कराता है। वोट कौन डालता है? पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स। सिस्टम का नाम थोड़ा फैंसी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी प्रेफरेंस बताते हो, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 ऐसे। और हाँ, सब कुछ सीक्रेट बैलेट से होता है। तो जितना भी हमने अभी सीखा उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। चलिए देखते हैं यूपीएससी ने 2013 प्रीलिम्स में इस टॉपिक से कैसा सवाल पूछा था। रेडी? सवाल आपके सामने है। 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला कहता है कि राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों ही उस हाउस के मेंबर नहीं होते, और दूसरा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कर सकते हैं। सोचिए जरा, क्या लगता है आपको? चलिए स्टेटमेंट नंबर 1 को तोड़कर देखते हैं। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, और वो हाउस के मेंबर नहीं होते। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में डेप्यूटी चेयरमैन की भी बात हो रही है, और डेप्यूटी चेयरमैन तो हाउस के मेंबर्स के बीच से ही चुने जाते हैं। इसका मतलब वो तो मेंबर हुए, तो दोनों ही मेंबर नहीं होते वाली बात गलत हो गई। समझ गए? इसलिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। अब आते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पर, और ये तो बिल्कुल वही पॉइंट है जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। याद है वो कंपैरिजन वाली स्लाइड? नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते पर वीपी के लिए बिल्कुल करते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 गलत, स्टेटमेंट 2 सही। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हुआ ओनली 2। देखा आपने? अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो यूपीएससी के क्वेश्चंस इतने भी मुश्किल नहीं होते। चलिए अब वापस चलते हैं हमारे उस पहले सवाल पर कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट अचानक खाली हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए रिजिग्नेशन, डेथ या उन्हें हटा दिया जाए, तब क्या? इसके लिए हमारा संविधान बिल्कुल क्लियर है। आर्टिकल 68(1) साफ साफ कहता है कि ऐसी सिचुएशन में इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल यानी यथाशीघ्र कराना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां किसी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। संविधान कहता है पोस्ट खाली हुआ, जल्द से जल्द नया इलेक्शन कराओ। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। पोस्ट खाली हुआ, राज्यसभा के चेयरमैन का काम डेप्यूटी चेयरमैन संभालेंगे, लेकिन सिर्फ हाउस चलाने के लिए। वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, और उधर इलेक्शन कमीशन फौरन नए इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देगा। इससे सिस्टम की कंटिन्यूटी बनी रहती है। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं, कंक्लूड करते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तो हमने काफी कुछ देख लिया, पर अब थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि इस पोस्ट की आखिर अहमियत क्या है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? 4 बातें हैं जो आपके बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। पहला, वीपी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। दूसरा, इनका इलेक्शन प्रोसेस प्रेसिडेंट से अलग है, खासकर नॉमिनेटेड मेंबर्स वाला पॉइंट। तीसरा, अगर पोस्ट खाली हो जाए तो एक क्लियर मैकेनिज्म है। और चौथा, कि ये रोल लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है। और अब जाने से पहले आपके लिए एक मेंस का सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिए, मंथन कीजिए। सवाल है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल, एक नाम मात्र का पोस्ट है, या फिर इंडियन डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी के लिए, उसकी स्थिरता के लिए ये जरूरी है? इसका जवाब लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। हेलो दोस्तों और फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, आज हम पॉलिटी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हाल ही में बहुत ज्यादा खबरों में रहा है, क्षेत्रीय परिषदें यानी जोनल काउंसिल्स। अगर आप यूपीएससी 2026 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं तो ये एनालिसिस आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल होने वाला है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये बयान हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का है। अब जब सरकार के इतने ऊंचे लेवल से ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसका क्या मतलब है? ये एक सिग्नल है दोस्तों। ये सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस का एक सीधा इशारा है जो हमें बता रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद के लिए जोनल काउंसिल्स कितनी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, फिर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद यूपीएससी का एक रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट टू सी कि सवाल कैसे बनते हैं, फिर इसकी स्ट्रक्चर और मेंबर्स को जानेंगे और आखिर में मेंस के पर्सपेक्टिव से इसकी इंपॉर्टेंस को एनालाइज करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी प्रेप का गोल्डन रूल क्या है? स्टैटिक को करंट से जोड़ो, और बस यही हम इस सेक्शन में करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर जोनल काउंसिल्स पर अचानक से इतना फोकस क्यों आ गया है। तो जैसा हमने अभी देखा, होम मिनिस्टर का बयान इसका सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने इन काउंसिल्स को सिर्फ एक डिस्कशन फोरम नहीं बल्कि सहयोग का इंजन कहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार इन्हें केंद्र और राज्यों के बीच रिलेशनशिप्स को मजबूत करने के लिए एक की टूल के तौर पर देख रही हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं, जहां सरकार का फोकस वहीं यूपीएससी का फोकस। ओके, तो करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया। अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट्स पर। और हाँ, अगले कुछ स्लाइड्स पर एक्स्ट्रा ध्यान देना क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सो पे क्लोज अटेंशन। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? ये सांविधिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। इस शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया बल्कि पार्लियामेंट के कानून द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत बनाया गया है। और इनका मकसद राज्यों के बीच सहयोग को प्रमोट करना। देखिए, इसी एक लाइन में प्रीलिम्स के 2 पोटेंशियल क्वेश्चंस छिपे हैं, पहला स्टैट्यूटरी बॉडी और दूसरा एक्ट ऑफ 1956। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये वो एरिया है जहां यूपीएससी अक्सर एस्पिरेंट्स को फंसाने की कोशिश करता है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो पार्लियामेंट के कानून से बने, जैसे हमारी जोनल काउंसिल्स, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिनका जिक्र सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन। ये छोटा सा डिफरेंस समझना प्रीलिम्स में आपके 2 नंबर पक्के कर सकता है। चलो अब एक रियल टेस्ट हो जाए। जो हमने अभी सीखा है उसे अप्लाई करके देखते हैं। मैं आपको यूपीएससी का एक पिछला सवाल दिखाता हूं और आप खुद देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी जानकारी से आप सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ये रहा सवाल, सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 से। सवाल है, इनमें से किस बॉडी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता? ऑप्शंस हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन और जोनल काउंसिल्स। थोड़ा सोचिए, याद कीजिए अभी अभी हमने जोनल काउंसिल्स के बारे में क्या बात की थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। क्यों? क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन ये दोनों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थीं और जोनल काउंसिल्स, जैसा हमने अभी पढ़ा, स्टैट्यूटरी हैं, कानून से बनी है। मतलब इन तीनों में से किसी का भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। देखा आपने? बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सवाल सॉल्व, यही है स्मार्ट प्रेपरेशन। ऑलराइट, कॉन्सेप्ट तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब चलते कुछ फटाफट फैक्ट्स की तरफ। ये सेक्शन है प्योर फैक्चुअल, प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। तो पूरे भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? द नंबर इज 5। बस 5, इस संख्या को याद रखना है।
ये स्लाइड आपके लिए बहुत काम की है। मैं तो कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 5 काउंसिल्स नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न और उनके मेंबर स्टेट्स की लिस्ट दी गई है। यूपीएससी में मैचिंग टाइप के सवाल आ सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेट किस काउंसिल का हिस्सा है। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये एक कॉमन ट्रैप है जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन 5 जोनल काउंसिल्स का हिस्सा नहीं है। उसे एक कंप्लीटली सेपरेट एक्ट, द एनईसी एक्ट ऑफ 1971 के तहत बनाया गया था। तो अभी कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इन काउंसिल्स को लीड कौन करता है। चेयरपर्सन कौन होता है? हमेशा यूनियन होम मिनिस्टर, ये फिक्स है। और वाइस चेयरपर्सन वो बदलते रहते हैं। ये होते हैं मेंबर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ऑन अ रोटेशन बेसिस, एक साल के लिए। और बाकी चीफ मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स इसके मेंबर्स होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स तो हमने कवर कर लिए। अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं मेंस एनालिसिस की तरफ। जोनल काउंसिल सिर्फ फैक्ट्स का खेल नहीं है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। पर कैसे, चलिए समझते हैं। ये स्लाइड दोस्तों आपके मेंस आंसर का स्ट्रक्चर है। अगर सवाल आता है हाउ डू जोनल काउंसिल्स प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये रहे आपके 4 गोल्डन पॉइंट्स। पहला, ये डायलॉग को बढ़ावा देती है, टॉप डाउन डायरेक्टिव्स को नहीं। दूसरा, या कंसेंसस यानी आम सहमति से फैसले होते हैं। तीसरा, ये राज्यों के बीच डिस्प्यूट्स को कोर्ट के बाहर पीसफुली रिजॉल्व करने का प्लेटफॉर्म देती हैं। और चौथा, ये नेशनल स्कीम्स को रीजनल नीड्स के हिसाब से ढालने में मदद करती हैं। ये कीवर्ड्स डायलॉग, कंसेंसस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन्हें अपने आंसर में जरूर यूज कीजिएगा। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काउंसिल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, पर क्या इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है? बिल्कुल। तो अब ये सवाल आपके लिए है एज अ फ्यूचर पॉलिसी मेकर। आपकी राय में इन क्षेत्रीय परिषदों को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इस पर सोचना जरूर, क्योंकि ये एक क्लासिक मेंस या इंटरव्यू का सवाल है। चलिए, इसी सवाल के साथ आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में करंट इवेंट्स को पॉलिटी के कोर सिलेबस से जोड़ना कितना जरूरी है, और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो हुआ यह है कि हाल ही में मिजोरम की एक स्वायत्त परिषद में गवर्नर रूल लगा दिया गया है। अब ये घटना हमें सीधे सीधे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी संविधान की 6ठी अनुसूची की गहराइयों में ले जाती है। तो चलिए आज इसी पूरे मुद्दे को डिकोड करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चकमा परिषद में ये संकट आया क्यों, फिर समझेंगे कि ये स्वायत्त जिला परिषदें आखिर होती क्या हैं, इनके पास क्या पावर्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इनके सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, और आखिर में ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी के बीच के बैलेंस पर बात करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इस टॉपिक को एकदम से लाइमलाइट में ला दिया है, चकमा परिषद में गवर्नर रूल। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या, मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई कि मिजोरम की एक काउंसिल में गवर्नर को सीधा दखल देना पड़ा और वहां गवर्नर्स रूल लगाना पड़ा। तो देखिए, खबर यह है कि मिजोरम के चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसे हम CADC भी कहते हैं, वहां गवर्नर्स रूल लगा दिया गया है। आपको बता दूं, ये काउंसिल 1972 में चकमा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, जो एक बौद्ध जातीय अल्पसंख्यक हैं। तो वजह क्या थी इस बड़े कदम के पीछे? पहली बात तो ये कि काउंसिल में बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, मतलब लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशंस आ रहे थे, कोई स्टेबल लीडरशिप बनी नहीं पा रही थी। दूसरी और सबसे बड़ी बात, काउंसिल अपना बजट तक पास नहीं कर पा रही थी। सोचिए, जब बजट ही पास नहीं होगा तो काम कैसे होगा? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से पैरालाइज्ड हो गया था और आम लोगों तक बेसिक सर्विसेज भी नहीं पहुंच रही थी। और यहीं पर दोस्तों 6 शेड्यूल का पैरा 16(2) पिक्चर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये पैरा गवर्नर को ये पावर देता है कि ऐसे कुशासन की हालत में वो ADC का प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं। अब CADC की इस घटना से एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल हमारे सामने आता है कि ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स या ADCs आखिर हैं क्या चीज़। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो देखिए, ADCs को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत बनी खास बॉडीज हैं। इनका मेन पर्पस क्या है? इनका मकसद है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्हें ऑटोनॉमी देना, मतलब अपनी कल्चर, अपने कस्टम्स, अपनी ज़मीन पर उनका अपना कंट्रोल हो। ये एक तरह से स्टेट विद इन अ स्टेट का कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल। ओके, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? ये आपको मिलेगा आर्टिकल 244(2) और ऑफ कोर्स द 6th शेड्यूल में। अब जो सबसे ज़रूरी बात है जिसे आपको बिल्कुल रट लेना है वो ये कि ये सिर्फ
आई रिपीट, सिर्फ 4 राज्यों में लागू है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों नाम प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ओके, तो अब जरा और डीप डाइव करते हैं, देखते हैं कि इन काउंसिल्स के पास पावर्स क्या क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपको अंदाजा लगेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज असल में कितनी पावरफुल हैं। मोटे तौर पे देखें तो इनके पास सरकार के तीनों विंग्स वाली पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव यानी अपने इलाके के लिए कानून बनाने की शक्ति, एग्जीक्यूटिव यानी प्लान्स को इंप्लीमेंट करने की शक्ति, और हाँ, जुडिशियल पावर्स भी। ये अपने इलाके में न्याय के लिए विलेज कोर्ट्स तक बना सकती हैं। कमाल है ना? तो सवाल है कि ये कानून बना किस पर कर सकती हैं? वेल, इनके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं सबसे कोर सब्जेक्ट्स, जमीन, जंगल, पानी, खेती, ये सब, और इससे भी बढ़कर ट्राइबल कस्टम्स और उनके ट्रेडिशनल जस्टिस सिस्टम को प्रोटेक्ट और कंट्रोल करने की पावर भी इन्हीं के पास होती है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। बहुत सिंपल है। आप इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है। आप इसे एक छोटी विधानसभा समझ लीजिए। इसका काम है कानून बनाना। और दूसरा हिस्सा है एग्जीक्यूटिव कमिटी, जिसे हेड करता है चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर या CEM। इसका काम है उन कानूनों को जमीन पर उतारना, उन्हें लागू करना। तो आप देख सकते हैं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एकदम साफ साफ बटे हुए हैं। ऑलराइट, तो इतनी पावर्स, इतना क्लियर स्ट्रक्चर, सुनने में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में इन काउंसिल्स के सामने चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। और ये जो पार्ट है, ये मेंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट्स मिलेंगे जो आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगे। सबसे पहली और बड़ी चुनौती पॉलिटिकल इनफाइटिंग और इंस्टेबिलिटी, जैसा हमने चकमा काउंसिल के केस में देखा। दूसरी बड़ी दिक्कत है पैसों की। ये काउंसिल्स फंड्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स पर डिपेंड करती हैं, और ये डिपेंडेंसी आप जानते हैं अक्सर पावर टसल को जन्म देती है। मतलब ऑटोनॉमी तो है, पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं। इसके अलावा वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और करप्शन के एलिगेशंस भी एक बड़ी सच्चाई हैं जो इनके काम में रुकावट डालते हैं। तो ये पूरी डिस्कशन हमें एक फंडामेंटल डिलेमा पर लाकर खड़ी कर देती है। एक तरफ है ट्राइबल ऑटोनॉमी का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस, और दूसरी तरफ है गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पूरे इशू का क्रक्स है। कैटसी में गवर्नेंस रूल का लगना हमें यही दिखाता है कि ट्राइबल ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस कितना फ्रजाइल है, कितना नाजुक है। जब गवर्नेंस फेल होती है तो अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए इंटरवेंशन ज़रूरी हो जाता है, भले ही इसके लिए ऑटोनॉमी को टेम्परेरी तौर पर ही सही थोड़ा कम करना पड़े। तो आज की ये बातचीत आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़कर जा रही है। ये सवाल सीधे आपके मेंस पेपर से जुड़ता है कि हम ट्राइबल ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन कैसे करें, और साथ ही ये भी इंश्योर करें कि गवर्नेंस इफेक्टिव हो, करप्शन फ्री हो। इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचेगा। उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको 6 शेड्यूल को एक नए प्रैक्टिकल एंगल से समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इंडियन पॉलिटी के एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करते हैं जो यूपीएससी का फेवरेट है, राज्यसभा में नॉमिनेशंस। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये टॉपिक अचानक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्यों इस पर इतनी बात हो रही है? वेल, इसकी वजह है एक रीसेंट डेवलपमेंट, और हम अपनी कहानी वहीं से शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। और बस इसी एक खबर ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, इसके पीछे की सोच को एक बार फिर से लाइमलाइट में ला दिया है। तो आइए करंट अफेयर्स से निकलकर सीधे चलते हैं इसकी जड़ में। आखिर ये नॉमिनेशन होता कैसे है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? इसके लिए हमें देखना होगा हमारे संविधान का आर्टिकल 80, जो इस पूरी प्रोसेस का फाउंडेशन है। ओके, तो आर्टिकल 81A बिल्कुल साफ साफ कहता है, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बट है, ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है। ये नॉमिनेशन सिर्फ उन लोगों का हो सकता है जिनके पास स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और वो भी स्पेसिफिक फील्ड्स में। और ये हैं वो 4 मैजिकल फील्ड्स। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स के लिए एक गोल्डन नगेट है ये। लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, बस यही 4। इसके अलावा 5वां कोई फील्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो सीधा सीधा एक MCQ बन सकता है इस पर। अच्छा, अब आते हैं उस पार्ट पर जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, नॉमिनेटेड वर्सेस इलेक्टेड मेंबर्स। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, पावर्स में, रोल्स में? चलिए इन डिफरेंसेस को आसानी से समझते हैं। तो सीधा सवाल ये है, इन दोनों में आखिर मेन डिफरेंसेस हैं क्या?
लेट्स ब्रेक इट डाउन पॉइंट बाय पॉइंट, एक ऐसे तरीके से जो आपके प्रीलिम्स में गेम चेंजर हो सकता है। ओके, इस टेबल को ध्यान से देखें। सबसे बड़ा फर्क और यूपीएससी का सबसे क्लासिक ट्रैप है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोटिंग। याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, बट ट्विस्ट ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये वोट कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट यानी महाभियोग में भी वोट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? मिनिस्टर बनने की एलिजिबिलिटी दोनों के लिए सेम है। और हाँ, एक और क्रूशल पॉइंट, एंटी डिफेक्शन लॉ। नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 6 महीने और 1 दिन हुआ तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स तो हमने कवर कर लिए, अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव पर। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये प्रोविजन रखा ही क्यों? क्या सोच थी इसके पीछे? व्हाट वाज द बिगर पिक्चर? देखिए, आइडिया बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल था। हमारे देश में बहुत से ब्रिलियंट लोग हैं, साइंटिस्ट्स, आर्टिस्ट्स, सोशल वर्कर्स, जो शायद इलेक्शन लड़ने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। तो उनकी एक्सपर्टीज, उनके एक्सपीरियंस का लाभ देश को कैसे मिले? बस इसी के लिए है ये प्रोविजन, ताकि पार्लियामेंट में सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं बल्कि नॉन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी आ सकें, डिबेट्स को एनरिच कर सकें और पॉलिसी मेकिंग को एक नया डायमेंशन दे सकें। और ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में समझा देता है। पार्लियामेंट इज नॉट ओनली अ हाउस ऑफ पॉलिटिशियंस बट ऑल्सो ऑफ इंडियाज बेस्ट माइंड्स। कितनी खूबसूरत बात है। मतलब पार्लियामेंट सिर्फ राजनीति का अखाड़ा ना हो, बल्कि देश के बेस्ट ब्रेन्स का एक मेल्टिंग पॉट बने। और इसकी मिसाल देखनी हो तो इतिहास भरा पड़ा है। सोचिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान फिलॉसफर और शिक्षावेद, जिन्होंने इस सदन की गरिमा बढ़ाई। तो कला के क्षेत्र से भारत रत्न लता मंगेशकर जी, जिनकी आवाज ने देश को एक सुर में पिरो। विज्ञान के क्षेत्र से फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनके काम ने देश की किस्मत बदल दी। और हाँ, आर्ट की एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के तहत क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी। ये सारे नाम इस बात का सबूत है कि ये प्रोविजन कितना जरूरी है। इट ब्रिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट राइट इनटू द हार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो हमने फैक्ट्स देख लिए, सिग्निफिकेंस समझ ली, लेकिन यूपीएससी आपसे सिर्फ व्हाट नहीं, व्हाई और हाउ भी पूछता है। अब वक्त है क्रिटिकल एनालिसिस का, बिल्कुल वैसे जैसे एक मेंस के आंसर में आपको करना होता है। तो ये रहा आपके लिए एक मेंस लेवल का सवाल। इस पर सोचिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखिए। क्या ये नॉमिनेशन प्रोसेस आज भी अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव यानी इन्फ्यूजिंग एक्सपर्टीज को पूरा कर रही है, या फिर जैसा कुछ क्रिटिक्स कहते हैं, ये पॉलिटिकल लॉयल्टी को रिवॉर्ड करने का एक टूल बन गई है? एक बैलेंस्ड, वेल आर्ग्यूड आंसर ही आपको मेंस में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। इसी थॉट के साथ हम आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। कीप लर्निंग। जय हिंद।